Model School for the Visually Handicapped. ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आता है और ये एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है भारत सरकार की। इसके अलावा हम लोग कई सारे क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर हम लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एक्रेडिटेशन देने का हम लोग काम करते हैं। पूरे देश भर में हम लोग एक्रेडिटेशन देकर के अपने पाठ्यक्रमों का संचालन भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत ही प्रेफर्ड एजेंसी हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते रहते हैं। हमारी गवर्निंग काउंसिल है जिसको चेयर करते हैं माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी। इसके अलावा मैनेजमेंट बोर्ड है, साथ ही साथ पैन इंडिया प्रेजेंस की अगर बात करें तो देश भर में 52 यानी 52 केंद्र है हमारे, जिनको रीजनल सेंटर कहते हैं, उसमें से एक नायक परिवार है। इसके अलावा 725 से ज़्यादा हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स, और 9000 से ज़्यादा हमारे फैसिलिटेशन सेंटर भी पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। बहुत सारी गतिविधियों में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी एक आम जन तक पहुँचाने का काम, लोगों को साक्षर करने का काम, ताकि डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल माध्यम से भी वो सशक्त हो सकें, जुड़ सकें। कई सारी जगह हमने एमओयू वगैरह भी साइन किया हुआ है। कई सारे हमारे कोर्सेज हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर भी हम लोग यहाँ पर काफी काम कर रहे हैं। आपको बता दें 10 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको भारत सरकार, नायरेट और नेस्कॉम ने मिलकर आइडेंटिफाई किया। भविष्य में सबसे ज्यादा जॉब्स उन्हीं टेक्नोलॉजीज पर होने वाली है। तो अगर आप में से कोई अपना करियर बनाने की सोच रहा है तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो हम 10 टेक्नोलॉजी को भी चयन कर सकता है, जिसमें आपका IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा आपका उसमें आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज है, डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे तमाम एक टेक्नोलॉजीज हैं जिस पर आप भविष्य में अपना करियर बना सकते हैं। आपको बता दें कि नायरेट की प्रेजेंस अब देहरादून में भी हो गई है। हमने अपना एक स्टडी सेंटर यहाँ पर अभी गत माह शुरू किया है। इसके अलावा कई सारी मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं जो कि समय समय पर हमारे पास आते रहते हैं, जिसमें अलग अलग वर्ग के छात्रों की हम ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो SC ST कम्युनिटी के हों, EWS के हों, और कुछ जनरल और EWS के भी प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा एनहांसिंग डिजिटल सेफ्टी फॉर नेपेड के अंतर्गत जो कार्यशाला हम करने जा रहे हैं, दैट इज डिजिटल डिफेंडर्स एक्सप्लोरिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर टीम्स। तो आप लोगों को किस तरह से साइबर सिक्योर होना है उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, पहले की जो सदी थी वो थी तेल की सदी। ऐसी कंट्रीज, ऐसे देश जिनके पास तेल हुआ करता था, कहा जाता था कि वो दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन आज के समय में डेटा सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस कंट्री का भी कंट्रोल या जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी कंट्रोल डेटा पे होगा वही इस दुनिया पे राज करेगा। अब डेटा तो इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों को डेटाइज भी करते आ रहे हैं, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म में कंप्यूटर्स पे आती आ रही है। लेकिन उसी के साथ साथ एक खतरा भी बढ़ता जा रहा है, वो है साइबर क्राइम का। दिनों दिन साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम क्या होते हैं वो बता दें। तो यहाँ पर ऐसे क्राइम, ऐसे अपराध जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो, जहाँ पर कोई गैजेट, कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इन चीजों का प्रयोग हो रहा हो, वो सारे के सारे जो आपके फ्रॉड्स हैं वो सारे आपके किसमें आएंगे? साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएंगे। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका टारगेट और एक होता है आपका वेपन। अब यहाँ पर अगर मैं अपने लैपटॉप से बैठ करके आपके कंप्यूटर का डेटा या आपके मोबाइल फोन का डेटा या आपके लैपटॉप का डेटा चुराना चाहता हूँ, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, तो जो मेरा कंप्यूटर या मेरा लैपटॉप जो है वो कहलाएगा वेपन, हथियार जिसको कहते हैं। और जो आपका कंप्यूटर या आपका स्मार्टफोन है वो कहलाएगा टारगेट, क्योंकि उसके थ्रू हमें उससे डेटा निकालना, तो मेरा एक टारगेट हो गया।
अब कुछ फ्रॉड्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से कॉमन फ्रॉड्स हैं जो यहाँ पर चलते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड लोनिंग। कार्ड पेमेंट सुना है? यस सर। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके थ्रू क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। Yes, जैसे sir. सामान खरीदना है, पेमेंट करना है तो इन कार्ड का हम प्रयोग करते हैं। आपको बता दें इसके जरिए फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैं देखता हूँ कई बार शॉपिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं, मान लीजिए बिग बाजार में क्यू में लगे होते हैं, तो आगे वाला पर्सन क्या करता है, जो सेल्स पर्सन जो बिलिंग कर रहा होता है उसी को अपना कार्ड ही दे देता है और अपना पिन भी बता देता है। कभी ऐसी गलती नहीं करनी। आपको अपना कार्ड किसी और व्यक्ति को नहीं देना। साथ ही साथ जैसे हम लोग फ्यूल डलवाने जाते हैं, पेट्रोल स्टेशन जाते हैं, पेट्रोल पंप पे, तो पर्सन क्या कहता है कि सर आप जो मशीन है वो चार्जिंग हो रही है, अंदर उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, आप कार्ड दीजिए, मैं अंदर से स्वैप करा के ले आता हूँ। और हम उसको अपना कार्ड पकड़ा देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी। कभी भी अपने कार्ड को अनअटेंडेड मत छोड़िए, क्योंकि आपको बता दें सिंगल स्वाइप लगता है, सिर्फ एक कार्ड खींचा जाएगा और आपके कार्ड की क्लोनिंग हो जाएगी। इसलिए कभी भी अपने कार्ड को आप अनअटेंडेड मत छोड़िए। जब भी पेमेंट कर रहे हैं अपने सामने मशीन को मंगाइए और अपने सामने ही उसका पेमेंट करिए, उसका भुगतान करिए। इसमें एक फ्रॉड और होता है, दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग। इस फ्रॉड का नाम क्या है? स्कीमिंग। स्कीमिंग में क्या होता है, एटीएम में जाते हैं हम लोग, एटीएम से पैसा निकालते हैं, ठीक है, मशीन लगी होती है, कार्ड डाला, पिन डाला, अपना अमाउंट भरा और पैसा आ गया। कोशिश करें कभी भी ऐसे एटीएम का प्रयोग ना करें जो आउटस्कर्ट्स में हो, शहर से दूर हो, या जो अकेले में जो एटीएम खुले होते हैं जहाँ पर गार्ड अगर नहीं होता, उसका प्रयोग ना किया करें। उससे नुकसान क्या होगा? ऐसे समझ आ रही है आप लोगों को? तो हम कह रहे हैं कि आप ऐसे एटीएम का प्रयोग करिए जहाँ पर गार्ड मौजूद हो। बिना गार्ड वाले एटीएम से मत जाइए, क्योंकि फ्रॉडस्टर जो है वो क्या करता है, वो ऐसे एटीएम के पास जाता है और वहाँ पर एक होती है स्कीमिंग डिवाइस, जहाँ पर आप कार्ड लगाते हैं ना, वहाँ पर एक छोटी सी डिवाइस लगा दी जाती है और उस डिवाइस में जैसे आप अपना कार्ड डालते हैं उस कार्ड की पूरी कॉपी बन जाती है, उसका सारा डेटा उसके अंदर कॉपी हो जाता है। उसमें एक छोटा सा कैमरा भी लगा होता है और उस कैमरे के थ्रू जब आप अपना पिन डालते हैं तो पिन पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। शाम को क्या करता है, फ्रॉडस्टर जाता है वहां पर, उस डिवाइस को निकाल के लेके जाता है अपने घर पे और अपने सिस्टम से अटैच करके ब्लैंक कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं वैसे ही ब्लैंक कार्ड भी आते हैं, उस कार्ड के ऊपर उस डेटा को राइट कर देता है पिन के साथ, और ये सारे कार्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिए जाते हैं। तो कभी भी कोशिश करें कि अगर आप पैसा निकलवाने जा रहे हैं तो ऐसे एटीएम का प्रयोग करें जहां पर गार्ड्स मौजूद हो, क्योंकि उसकी मौजूदगी में इस तरह की डिवाइसेस लगाना नहीं। ऐसे पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन जो होती है, जिसको हम स्वाइप मशीन भी कहते हैं, उसमें भी जैसा मैंने बताया कि कभी भी ट्रांजैक्शन करते हुए अपने कार्ड को अनअटेंडेड मत करो। एक और तरह का फ्रॉड बहुत चल रहा है आज के डेट में, जिसको हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या है, एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपके ऊपर निगाह रखेगा, क्योंकि हम रह रहे हैं आज के डिजिटल दुनिया में। एक वाक्य बताते हैं, एक घर में चोरी हुई कुछ टाइम पहले। अब हाई प्रोफाइल घर था तो पुलिस को रिएक्शन लेना पड़ा और चोर पकड़े गए। अब जब ध्यान देने वाली चीज कि हम लोग गेम खेलते हैं और गेम फ्री में हमें मिलता है खेलने के लिए, है ना। और हम इंडियंस के अंदर एक खूबी है कि कोई भी चीज फ्री में मिल रही हो तो फिर तो कहना ही क्या है पता चल जाए तो लाइन लगा के, चाहे वो जियो के सिम में मिल रहा हो तो उसके लिए भी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि भैया दे दो हमें, बस फ्री में चीज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई गेम, कोई एप्लीकेशन, जैसे हम कहते हैं ना
व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप फ्री है, फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है ना? पैसे नहीं लगते ना उसको चलाने के, ये लगते हैं? नहीं लगते। हमेशा याद रखिए जीवन में अगर कोई भी चीज आपको फ्री में मिल रही है तो वहां प्रोडक्ट आप खुद हैं। यस ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? डेटा तो है, डेटा तो मैंने बताया था, उसके अलावा टाइम। एक्सीलेंट। हम इन ऐप्स पे अपना टाइम दे रहे हैं, वहां जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उन एडवर्टीजमेंट को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके थ्रू वो कंपनीज अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अपना पैसा कमा रही है। YouTube देखते हैं, YouTube में पहले ऐड आते हैं, उस ऐड को देखने के भी पैसे YouTube चार्ज करता है दिखाने के उन कंपनी से। गूगल है, गूगल एडसेंस के थ्रू भी वहां पैसा, एडसेंस से तो क्या पर्सन कमाते हैं, ये एडवर्ड्स के अंदर आता है। जो एडवर्टाइजर्स के ऐड चलते हैं वो एडवर्ड्स के अंदर आपका आता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग भी आपको फ्री में मिलती है, बट फ्री नहीं है एक्चुअली। आप अपना टाइम दे रहे हैं, अपना इंटरनेट दे रहे हैं, अपनी डिवाइसेस जो उसके लिए चलाने के लिए चाहिए वो सब आप वहाँ पर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू मॉडल पीछे वहाँ पर काम कर रहा है और कंपनीज भी वहाँ पर पैसा जनरेट कर रही हैं। किसके थ्रू? जो आप वहाँ पर पेमेंट इन परचेज नहीं कर रहे, लेकिन आप प्रॉक्सी रूप से, परोक्ष रूप से वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट व्यू कर रहे हैं, तो उसका पैसा भी कंपनी कमा रही है। ओके, नेक्स्ट आता है जॉब कॉल लेटर्स। जॉब कॉल लेटर्स ज्यादातर शिकार वो लोग बनते हैं जो नौकरी की तलाश में होते हैं। तो ऐसे युवा जो कि नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कई सारी साइट्स हैं, आपने नाम भी सुना होगा, naukri.com, times.com, आपका shine.com, monsterindia.com है, तमाम एक साइट और ऐप काम कर रही है जहाँ पर जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं और कंपनी जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको क्या करेगी, इंटरव्यू के लिए कॉल कर देगी। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों के पास ऑफर लेटर आते हैं कि आपका IBM में सिलेक्शन हो गया, 10 लाख का पैकेज है, आपका विप्रो में सिलेक्शन हो गया, 12 लाख का पैकेज है। इस तरह से मैसेज आते हैं और जो यूथ है वही बड़ा खुश हो जाता है कि अरे इतनी बढ़िया नौकरी लग गई, पार्टी भी दे देते हैं और जो उसमें फॉर्मेलिटीज मांगी गई होती है वो भी वहाँ पर पूरी कर देते हैं। उन्होंने मान लीजिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, या आपके कुछ जगह आपसे पैसा मांगा जाता है कि आपको इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई भरना है, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। तो पहली बात, कभी भी इस तरह की कोई मेल आती है, कोई मैसेज आता है, तो उस पर एकदम से कोई भी एक्शन नहीं लेना। जिस भी कंपनी की तरफ से मेल आई है तो वहाँ पर एक तो लेटर के अंदर आपके कुछ नंबर और ईमेल होते हैं, उस पर कभी भी कांटेक्ट नहीं करना। कंपनी की ऑफिशियल साइट खोलिए, वहाँ से जाके आप HR के नंबर निकालिए और उससे कांटेक्ट करके पूछिए क्या वाकई आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, किस रोल के लिए हुआ है, और उसके बाद ही कोई एक्शन वहाँ पर परफॉर्म करिए। उसके बाद ही फॉर्म अगर भरना है तब भरिए, अदरवाइज आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और तरह का फ्रॉड चलता है। डेटिंग वेबसाइट्स हैं कई सारी, जैसे टिंडर है, या आपकी कई सारी मैट्रिमोनियल साइट्स भी होती हैं जिसमें शादी.com होती हैं तमाम एक। इसके जरिए भी फ्रॉड होते हैं। यूथ क्या करता है, वहां पर जाके अपने प्रोफाइल बना देते हैं और प्रोफाइल बनाने के बाद सामने वाले के साथ चैटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। अब आपको नहीं पता सामने कौन पर्सन बैठा है और ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि आपसे बातों बातों में आपकी सारी जानकारी निकला लेते हैं। आपकी प्रोफेशनल जानकारी के साथ साथ फाइनेंशियल जानकारी भी वहाँ पर आपसे ले ली जाती है और उसके बाद कुछ तरह से कंडीशंस या कुछ तरह की चीज़ें आपके सामने पेश की जाती हैं कि आप वहाँ पर उनसे कुछ पेमेंट कर दें, कुछ पैसा दे दें। तो कभी भी ऐसे किसी
पार्टी एज पर अगर आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो वहां पर अपनी निजी जानकारी साथ ही साथ फाइनेंशियल जानकारी कभी भी साझा ना करें। नेक्स्ट आता है कैमरा हैकिंग। कैमरा हैकिंग भी एक तरह का फ्रॉड है। यहाँ पर बहुत सारे आपका जो पर्सनल क्लिप्स हैं वो बना करके अपलोड कर दी जाती हैं या फिर अपलोड करने का कहा जाता है, और इसका जो टेक्निकल नाम है इस फ्रॉड का, दैट इज कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन के पास एक वीडियो कॉल आती है, ठीक। अब वो वीडियो कॉल दो नंबर से आ रही है, और आप जब उस वीडियो कॉल को उठा लेते हैं तो सामने वाली तरफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल चल रहा होता है, कुछ पॉर्न चल रहा होता है, न्यूडिटी होती है, और एक छोटी सी क्लिप आपकी उस के साथ बन जाती है। जब आपको समझ में आता है आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद सामने वाली तरफ से आपके पास मैसेज आता है क्लिप के साथ कि इतना पैसा आप इस पर्टिकुलर अकाउंट में जमा करा दें, अदरवाइज आपका क्या करेंगे, इस क्लिप को वायरल कर देंगे, सोसाइटी में आपको बदनाम कर देंगे। और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कई सारे लोग यहाँ पर इस तरह के फ्रॉड्स में फंस भी जाते हैं और लाखों रुपए उन्होंने गंवाए भी हैं। अब इससे बचना कैसे है वो बता दें। लेकिन सबसे पहली चीज, कभी भी अगर आपके पास अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल आ रही है, वॉइस कॉल की बात नहीं कर रहे हैं, वीडियो कॉल की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी आपके पास वीडियो कॉल आ रही है तो आपको वो कॉल नहीं उठानी। सबसे पहला असूल बना लीजिए, वीडियो कॉल नहीं उठानी। अब आपने कहा नहीं सर, हम जिस जॉब में है या जिस प्रोफेशन में है या जो काम कर रहे हैं उसमें हमें वीडियो कॉल उठानी पड़ती है। हो सकता है कोई आपका ऐसा काम हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करिए, सबसे पहले अपना फेस कवर करिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अवेलेबल हो या इस तरह की चीजें हो कि आप अपना फेस कवर कर सकें, मास्क लगा सकें। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है कि कैमरे को, जो फ्रंट कैमरा होता है, क्योंकि जब वीडियो कॉल आती है तो आपका फ्रंट कैमरा काम करता है, इसके ऊपर उंगली या थंब से इसको कवर कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद कॉल को पिक करिए। अगर उस कॉल में आपका कोई जानने वाला पर्सन है, जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, रिश्तेदार है, कोई भी एक फ्रेंड है, और आपको लगता है कि इससे बात करी जा सकती है, तो हाथ हटा करके, वह अंगूठा या उंगली हटा करके आप उससे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ फिशी है, कुछ दिक्कत है, यहाँ पर सामने जिसकी आवाज़ आ रही है वो पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहीं से ही कॉल को डिस्कनेक्ट करें, ठीक। आपको ऐसी कोई आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास जूस जैकिंग। जूस जैकिंग सुना नहीं सुना? कंप्यूटर में क्या होता है, यहाँ पर या स्मार्टफोन की बात करें तो एक जैक लगाकर, जैक यानी कि जिसके थ्रू हम चार्जिंग करते हैं या डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसको कहते हैं जैक, जहाँ वो डेटा केबल लगती है, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस डिवाइस का जूस निकाल ले रहे हैं, यानी कि उसका सारा डेटा निकाल ले रहे हैं। ऐसे साइबर फ्रॉड को कहा जाता है जूस जैकिंग। अब ये होता कैसे वो बताते हैं। देखिए, आज के समय में आप और हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो खाली तो बैठना नहीं है, मोबाइल चलाना है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने हैं, ऐसे कुछ करते हुए टाइम पास करते हैं अपना। मान लीजिए सुबह स्टार्ट की, शाम तक होते होते तक हमारे फोन की सारी बैटरी हो गई डिस्चार्ज। तो हम फिर सबसे पहले ढूंढना शुरू करते हैं चार्जर, कहीं हमें चार्जर मिल जाए। और जहाँ भी हमें यूएसबी चार्जर मिलता है वहाँ जाके तुरंत अपने फोन को कनेक्ट किया ताकि वो चार्ज हो जाए। सबसे पहली चीज जूस जैकिंग के केस में, पब्लिक प्लेसेस पर मौजूद किसी भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का प्रयोग मत करें। एक रूल बना लीजिए कि आपको पब्लिक चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं पर भी
उन पोर्ट्स का आपको प्रयोग नहीं करना। ठीक। सेकंड, आपने कहा नहीं सर कुछ ऐसी कंडीशन है कि हमें उस चार्जिंग पोर्ट का प्रयोग करना है, या उससे पहले दूसरा ऑप्शन बता दूं कि अगर आप चार्ज करना भी चाहते हैं अपने फोन को, तो कई सारे लोग हैं यहाँ पर या आपके घर परिवार में हो, लोग 10-10 हज़ार का फोन ले लेते हैं। अगर आईफोन की बात करें तो 1-1 लाख रुपए का आईफोन ले लेते हैं। आपका 1000 रुपए का या 800 रुपए का पावर बैंक आता है। सबसे पहली चीज पावर बैंक खरीद लीजिए, उससे चार्ज। ठीक। अब कंडीशन क्या आती है कि सर पावर बैंक ले तो रखा है लेकिन लाना भूल गए। ठीक, फोन ही है, अब बताइए क्या करना है। हम तो यहाँ बस अड्डे पे खड़े हैं, बस स्टैंड पे, और फोन की बैटरी हो गई डाउन। तो सबसे पहला ऑप्शन कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्जर, अडाप्टर वाला चार्जर है, वो है तो उससे चार्जिंग करिए। ठीक, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर नहीं होता। अगर बिजली के प्लग पे आप लगाएंगे उसको तो आपका डेटा कहीं नहीं जाने वाला, दैट इज सेफ। तो अडाप्टर के थ्रू चार्ज करेंगे, वो आपने कहा सर अडाप्टर भी नहीं है, अब बताइए क्या करें। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अपने फोन को करिए स्विच ऑफ और फिर उसको यूएसबी के थ्रू चार्जिंग पे लगा दीजिए। जस्ट बिकॉज कि जिस समय आपकी डिवाइस बंद होती है, स्विच ऑफ होती है, उस समय आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, तब आप अपना फोन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है सर घर वालों का फोन आना है या पापा का फोन आना है या और किसी का फोन आना है, फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते और बैटरी भी नहीं है, बताइए चार्ज कैसे करें। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में फोन की सेटिंग्स में जाकर के फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन होता है, उसको करना होता है डिसेबल। फाइल ट्रांसफर को डिसेबल करने के बाद फोन को अगर आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो कोई भी डेटा आपके फोन से ट्रांसफर नहीं होगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कि अडेप्टर लेके चार्ज करें या फिर पावर बैंक खरीदने, पावर बैंक से करना है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स को जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कंडीशन ऐसी आती है जहां पर आपको इसको चार्ज करना होता है तो ऐसे केस में थोड़ी सावधानी आपको लेनी होगी। कुछ प्रिकॉशन जैसे मैंने बताया, या तो अपने फोन को आप स्विच ऑफ करके लगाइए या फिर क्या करें आप वहां पर फोन की सेटिंग में जाके चेंज करिए। जो डिसेबल करने ऑप्शन फाइल ट्रांसफर को उसको डिसेबल करके लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी आप लोगों ने काफी ज्यादा सुनी होगी, काफी पॉपुलर भी है, और उसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। सुना है ये? बहुत अच्छी बात है। आजकल ये बहुत ज्यादा क्राइम चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि आपको बता दें भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, उसमें कहीं से भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। और कोई अगर आपको कहता है कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि वो सामने वाला फ्रॉडस्टर है और आपको उसकी बातों में नहीं आता। कहा क्या जाता है, किस तरह से होता है बता देते हैं। आपके पास कॉल आती है कि आपका नंबर यहाँ पर ट्रैक किया गया है, एक किसी पर्सन की किडनैपिंग हुई है और उसमें ये आपका फोन नंबर इस्तेमाल हुआ है और आपके खिलाफ यहाँ पर हम विभागीय कार्रवाई करने जा रहे हैं और आपको अरेस्ट करना है, ये करना है, ये सारी चीजें। या फिर कॉल आती है कि आपके नंबर से कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन की गई हैं दुबई में या और किसी कंट्री का नाम लेकर के, और उसके जरिए कुछ पेमेंट हुआ है जिसके लिए आपको यहाँ पर बुक किया जा रहा है और आपको अरेस्ट किया जाता है। या फिर और भी किसी क्राइम का जिक्र करके सामने वाला पर्सन की वो सीबीआई से बात कर रहा है, वो ईडी से बात कर रहा है, या किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लेके आपसे बात कर सकता है
कि आपने ये गलती करी है, ये आपकी तरफ से क्राइम हुआ है, या आपका जो आधार कार्ड है वो इस एक्टिविटी में फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया है, कस्टमर ड्रग्स वगैरह में कुछ भी हो सकता है, कस्टम का हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं वो आपसे, ड्रग्स डीलिंग में नार्कोटिक्स का बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, तो कुछ भी कहेंगे आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ऐसा आपका नंबर या आपका जो रिकॉर्ड्स है, आपका आधार नंबर, वो खुद बता देगा कि आपका आधार नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर है, ऐसे ऐसे है और ये इस एक्टिविटी में पकड़ा गया है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, लोगों के हाथ पांव खुल जाते हैं कि यार सीबीआई से फोन आया, ईडी से फोन आया और सही डिटेल बता रहा है, ये तो मेरे ही पैन नंबर है, ये तो मेरे आधार नंबर है, प्रोफेशनली बात। तो सबसे पहली चीज कि घबराना नहीं है। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ऐसे किसी भी केस में घबराना नहीं होता। अगर घबराएंगे तो फिर सामने वाला आपके ऊपर हावी होगा, तो आपको यहाँ पर पहली चीज घबराना नहीं है। सेकंड, जब भी ऐसे कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो आपको इंक्वायरी करनी है, पूछनी है कि आखिर कौन कहाँ से क्या बात कर रहा है और उसको वेरीफाई करने की कोशिश करनी है। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि पहली चीज कि इस समय आप अब किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, अपने फोन को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, और कई सारे इसके बाद पैसे आपसे मांगे जाते हैं। इस केस में फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि अगर आप सही कह रहे हैं, सब कुछ है, तो आप एक बॉन्ड भर के रख दीजिए, 15 लाख का बॉन्ड, 50 लाख का बॉन्ड, 1 करोड़ का बॉन्ड, जिसकी जितनी हैसियत होती है, पहले उनको सारी डिटेल्स होती हैं उनके पास, ठीक है। तो उनको पता होता है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना पे कर सकता है, उससे उसी हिसाब से डिमांड की जाती है पैसे की। और उसके बाद कि आपको हम फिजिकली अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में बदनामी नहीं होगी, आपको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, आपको जो भी कुछ करना है आपको कैमरे के सामने रहना है और कैमरे से आपको हटना नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर इस तरह के क्राइम होते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप छोड़ के नहीं जाइए, आप यहाँ पर कैमरे के सामने बने रहिए, और तमाम लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाकर या उनको झांसे में लेकर उनके साथ फ्रॉड किए गए हैं। एक कुछ रिकॉर्ड मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत सारे इस तरह के आप अखबारों में खबरें देखते होंगे कि जो पैसे हैं उसको ठगों ने निकाल लिए, या ये क्राइम किया, या इस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। तो इनसे बचने के लिए कुछ बातें, कुछ सेफ्टी टिप्स यहाँ पर अब आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली चीज कि आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में डाल के रखना है। किसी भी कंपनी का हो, रिस्पेक्ट ऑफ कि वो कैस्पेरस्काई है, नॉर्टन है, या और किसी कंपनी का है, क्विकहील एंड ऑल, आप किसी भी कंपनी का जेन्युइन एंटीवायरस इस्तेमाल कर सकते हैं। वाला मत रखिएगा जो गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वाला, ठीक, फ्री वाला नहीं रखना है। पेड वर्जन जेन्युइन एंटीवायरस आप लेके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। सेकंड, आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में क्या होती हैं, फायरवॉल्स होती हैं। फायरवॉल दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी हार्डवेयर फायरवॉल और एक होती है आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो जो हार्डवेयर फायरवॉल है वो तो बहुत कॉस्टली आती है, लगभग 2.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है। साइबर कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं। बट आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो आपके सिस्टम में इनबिल्ट आती हैं उनको इनेबल करके रखिए। तो उसके जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने डेटा की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिमूव अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। ओके, अभी दिवाली आई थी, सफाई करी घर में? घर पे भी, रूम पे भी, सब जगह है। हाँ बिल्कुल। तो सफाई सिर्फ घर और फोन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, आपको अपनी डिवाइसेस, अपने स्मार्टफोन की सफाई भी करनी है, अपने लैपटॉप की भी सफाई करनी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर। अभी अगर मैं पूछूं कि आपने लास्ट टाइम अपने फोन का बैकअप कब लिया था,
पिछले 10 दिनों में अगर किसी ने बैकअप लिया हो तो हाथ खड़ा करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 5-7 स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हो गए। और अगर मैं ट्रेनर्स से पूछूं या जो फैकल्टीज है उनसे पूछूं कि पिछले 6 महीनों में भी आपने बैकअप लिया है, ठीक है? तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइसेस को यूज़ करते रहते हैं, हमारा डेटा उस पर स्टोर होता रहता है, लेकिन हम उसका बैकअप तभी लेते हैं जब हमें वो डिवाइस रिमूव करनी होती है, चेंज करनी होती है या पूरा फुल हो जाता है, तब उसको अपने कंप्यूटर पे जाके ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसी गलती मत करिए। एक निश्चित अवधि बना लीजिए, टाइम फ्रेम बना लीजिए कि आपको 3 महीने 6 महीने में उसका बैकअप निकाल लेना। कोशिश करें कि अगर मंथली कर सके तो सबसे अच्छा है। उससे क्या है कि अगर आपका जैसे रैंसमवेयर की हम बात कर रहे थे, रैंसमवेयर के थ्रू अगर फ्रॉड होता भी है, आपका कोई डेटा फ्रॉडस्टर के पास जाता भी है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, ठीक है? मैक्सिमम डेटा आपके पास बैकअप आप बना चुके होंगे तो आपके पास ही रहेगा। तो उस केस में आपको कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ना ही आपको ऐसे में कोई बड़ा पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। तो बैकअप हमेशा बना के रखिए। कई सारे लोग होते हैं, पूछता भी उनसे कि सर ये ऐप क्यों रखी है, मैडम ये ऐप क्यों है? कि कभी जरूरत पड़ गई तो जब कभी जरूरत पड़ेगी तो तभी इंस्टॉल भी हो जाएगी, है ना? तो आप प्ले स्टोर पे जाके तभी इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अननेसेसरी फाइल्स, अननेसेसरी एप्लीकेशंस को अगर आप अपने मोबाइल फोन पे स्टोर करके रखेंगे तो उसका नुकसान क्या है वो बता दें। पहली चीज कि स्टोरेज स्पेस आपके फोन का लेगा। सेकंड, जब भी कोई अपडेट आएगी तो वो भी अपडेट होगी, और अगर कोई ऐसी ऐप है जो बैकग्राउंड में रन हो रही है तो आपकी फोन की स्पीड को भी वो डाउन करेगा। नेक्स्ट, अगर कंटिन्यूअस चल रही है तो बैटरी भी वहां पर कहीं ना कहीं कंज्यूम होती रहेगी और फोन भी जल्दी डिस्चार्ज आपका होता रहेगा। तो इससे ज्यादा बेटर क्या है कि आप आइडेंटिफाई करें ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिनको आपने आज से 3 महीने या 6 महीने पहले कभी एक बार इस्तेमाल किया है या 1 साल पहले इस्तेमाल किया और अभी भी आपके फोन पर है, और उनको क्या करिए, रिमूव कर दें, ताकि जब अगली बार आप अपडेट भी लगाएंगे अपने फोन का, एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे होंगे तो आपका वो भी एप्लीकेशन जल्दी आपकी अपडेट हो जाएगी, बजाय वो जो अननेसेसरी डेटा कंज्यूम कर रही है वो सारी चीजें नहीं। ठीक, जस्ट लाइक ड्राइवर्स, जो जॉब होती है ड्राइवर की वो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी अगले कुछ सालों में, ये फैक्ट है। क्यों? ड्राइवरलेस कार आ जाएगी। यूएस अगर में चल रही है, गूगल की, टेस्ला की, सबकी ड्राइवरलेस कार चल रही है, बट इंडिया में भी सारी चीजें आ जाएंगी और इनफैक्ट 90% से ज्यादा रोड एक्सीडेंट में कमी आ जाएगी। बट फिर भी आप ये समझिए कि उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए बैकएंड पे कुछ लोग चाहिए होंगे, तो आप वो टेक्नोलॉजी चलाने वाले भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फ्यूचर में जो चेंज होने वाली हैं, आपको अपडेटेड यहाँ पर रहना होगा और अपने स्मार्टफोन और अपने डिवाइसेस को भी अपडेट रखना होगा। नेक्स्ट, चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली एंड एंश्योर दैट इट इज अ स्ट्रांग। आपको अपना जो पासवर्ड है वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट करना है, चेंज करना है। बहुत सारे लोग ये सोच के कि हमें पासवर्ड याद नहीं रहेगा या हमें याद रहता नहीं है या कौन इतनी सारे झंझट करे, सालों साल तक एक ही पासवर्ड चला देते हैं। मल्टीपल वर्जन कॉमन पासवर्ड। ये एक और दूसरी समस्या है कि सब जगह का पासवर्ड एक ही रख लेते हैं। अगर किसी के पास एक पासवर्ड पहुंचा तो सारे अकाउंट उसी से ही चला लेंगे। तो पहली चीज, अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करिए, और दूसरा, कोशिश करें कि हर जगह के लिए एक ही पासवर्ड ना रखें, हर एक के लिए अलग अलग पासवर्ड जनरेट करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। पासवर्ड के लिए एक चीज और बता दें, हमें लगता है कि हम जो पासवर्ड बना रहे हैं बड़ा सेफ और सिक्योर है, जबकि ऐसा होता नहीं। हम लोग पासवर्ड बनाते हैं, मान लीजिए 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाया, ठीक, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड अगर आपने सिर्फ अल्फाबेट रखे हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जी के बीच में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ब्रेक हो जाता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे।
आपको क्या करना है यहाँ पर, कोशिश करनी है कि मिनिमम 12 डिजिट का पासवर्ड बनाइए, और पासवर्ड में स्मॉल लेटर यानी कि स्मॉल ए से स्मॉल सी, कैपिटल लेटर्स कैपिटल ए से कैपिटल सी, देन नंबर्स 0 to 9 स्पेशल कैरेक्टर में जैसे %, स्टार, एस्टेरिस्क, इस तरह के डॉट, इन सब चीजों को भी इंक्लूड करें। इन सब का अगर आप कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो एक सिक्योर पासवर्ड की कैटेगरी में आएगा, और इट विल टेक अराउंड 3000 years टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर पासवर्ड। लगभग 3000 साल लग जाएंगे ऐसे पासवर्ड को ब्रेक करने में, अगर आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना के चलते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, एक होता है डिक्शनरी अटैक। नॉर्मली हम लोग पासवर्ड क्या बनाते हैं, अपना नाम रखेंगे, अपने भाई बहनों का नाम, फादर का, या अपने मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, कुछ ऐसे कॉमन चीजें यहाँ पर रख लेते हैं जो कि हमसे जुड़ी हुई हैं। ठीक, हैकर्स सबसे जल्दी इन्हीं चीजों को ट्राई करते हैं, और ये सारे आते हैं डिक्शनरी अटैक के अंदर। एक पूरी लिस्ट होती है कि क्या क्या इस पर्सन से जुड़ी हुई चीजें हैं, और उसका कॉम्बिनेशन ट्राई करता है सॉफ्टवेयर, और उससे से ब्रेक हो जाता है। लोग क्या बनाते हैं पासवर्ड, PASSWORD, लगता है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सारे के सारे ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू आपके डिकोड कर लिए जाते हैं। तो बहुत इजी है किसी भी हैकर के लिए आपके पासवर्ड को ब्रेक करना। आपको अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर उसकी लेंथ अगर बढ़ानी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स लेके आने हैं, तभी वो उतना सिक्योर होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जिस समय आप बैंक में जाके अपने अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन साइन करके देते हैं, वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है जिसको हम पढ़ते भी नहीं है। उसमें एक क्लॉज ये भी होती है, यू नेवर एवर शेयर योर पिन विद एनीवन। आप अपने पिन किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड का हो, डेबिट कार्ड का हो, और किसी का भी हो, तो आप साझा नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि जो अकाउंट था वो लेडी का था, वाइफ का था, उसको ऑपरेट कौन कर रहा था, हस्बैंड कर रहा था, जो कि लीगली ऑथराइज नहीं था उस अकाउंट को ऑपरेट करने के। प्लस वाइफ ने अपना पिन शेयर किया और उसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है या पैसा अटका, तो उसके लिए बैंक लायबल नहीं है। और ये RBI की भी गाइडलाइंस है, बैंक की भी गाइडलाइंस है, हम साइन करके देते हैं उनको कि हाँ ये एक्सेप्ट है, लेकिन खुद ऐसी गलती कर देते हैं। बता दें, ब्लड रिलेशनशिप में भी आप किसी के साथ पिन साझा नहीं कर सकते अनटिल अनलेस, अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि सर जॉइंट अकाउंट खोलकर तो हम कर सकते हैं, कि जॉइंट पे तो दोनों का राइट है, चेकबुक पे चाहे हस्बैंड करे साइन चाहे वाइफ करे, दोनों को नहीं। चेक के लिए ओके है, बट जिस समय आप ATM ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहां पर नहीं है, क्योंकि अगर आप ATM के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो अलग अलग डेबिट कार्ड बन के आएंगे, दोनों के अलग अलग नाम से होंगे, और अपना अपना डेबिट कार्ड उनको यूज करना होगा, तभी वो वैलिड कहलाएगा। अदरवाइज अगर आप पिन शेयर कर रहे हैं और उसके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होती है, तो बैंक के राइट्स हैं, अगर वो नहीं देना चाहे तो वो आपको ₹1 नहीं देगा, और आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए पिन भी शेयर नहीं करना और OTP भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। कोई साइट ओपन कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपको SBI की साइट ओपन करनी है, PNB की ओपन करनी है, और किसी बैंक की करनी है, तो उसके लिए भी गूगल का सहारा मत लीजिए कि गूगल पर सर्च करके निकाल देते हैं। आपके घर में पासबुक होगी, चेकबुक होगी, उसमें भी लिखी हुई होती हैं बैंक की साइट्स, उसको ओपन कर लीजिए। ठीक, अगर आप सर्च करके निकालेंगे तो वहां भी SEO टेक्निक्स के थ्रू कई बार दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा। एंड फ्रॉडस्टर इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, सेम रेप्लिका जैसे आपकी SBI की साइट होगी, बिल्कुल हूबहू वैसी ही उनकी साइट भी होगी, और नाम भी बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। मान लीजिए एक है ऑनलाइन SBI, तो उन्होंने कर दिया SBI ऑनलाइन, दो अलग डोमेन होगा, ये दोनों सेम नहीं है, दो डोमेन अलग अलग है। तो इस तरह का भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि लोग
गूगल पे जाके सर्च करते हैं और किसी फ्रॉडस्टर की साइट पर पहुंच गए और वहां आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, जबकि वो वहां पर जाके उनके डेटाबेस में स्टोर हो गया और उसके बाद वो उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो आप कभी भी कोई भी साइट अगर ओपन कर रहे हैं तो उसको आप मेथड देख लीजिए कहाँ से आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, जेन्युइन वे होना चाहिए। बैंक की पासबुक या चेकबुक के ऊपर जो साइट लिखी है उसी को ही आप एक्सेस करेंगे, ज़्यादा बेटर। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग काफी सारे लोग यूज करते होंगे, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बट जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं और जब आपने सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली, आपने जब मोबाइल बैंकिंग कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद उसको सिर्फ ऐप को बंद मत करिए, क्रॉस मत करिए, आपको सबसे पहले लॉगआउट करना है। कई बार सेशंस क्लोज नहीं होते, सेशन बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। आपके बाद आपके सिस्टम पे कौन पर्सन आ रहा है या कौन वहाँ पर उस सेशन का गलत इस्तेमाल कर ले, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने अकाउंट को लॉग आउट करना है। जैसे लॉगिन किया था वैसे लॉग आउट करके बाहर आना है, तब वो सिक्योर होगा। तब उसके बाद आप क्रॉस करेंगे, बंद करेंगे। उससे पहले लॉगिन करते हुए उसको बंद मत करिए, अदरवाइज लॉग आउट होने से पहले अगर आपने उसको बंद कर दिया तो हो सकता है बैकएंड पे आपका कोई सेशन वहां पर एक्टिव चल रहा हो। नेक्स्ट, अवॉइड करिए वाईफाई फ्री इंटरनेट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, साइबर कैफे कहीं भी मिल रहा है आजकल, होटल्स वगैरह में मिलने लगा है, उसको भी अवॉइड करिए। इसके अलावा ऑथेंटिक सिक्योरिटी प्रोग्राम ही अपने सिस्टम पे डाल के रखिए, वो आपको ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे। और एंटीवायरस ऐसा नहीं कि एक बार आपने किस सर ने कहा था कि जेन्युइन एंटीवायरस लाना है और लाके इंस्टॉल करके रख दिया, उसको अपडेट ही नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। उसको भी आपको रेगुलर फ्रीक्वेंसी बना लीजिए कि हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में अपडेट भी करेंगे। इतनी जानकारी तो हमने दे दी, और अगर इसके बावजूद, पहली चीज तो देखिए, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जितनी बातें भी आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं उसको अपने तक सीमित मत रखिए। ये सारी बातें, ये सारी जानकारी आपको आगे लेके जानी है, अपने घर परिवार में बताना है, अपने भाई बहनों को अवेयर करना है, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स को, जो भी आपके सर्कल में लोग हैं उनको अवेयर करना है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी तभी पॉसिबल है, साइबर सुरक्षा तभी पॉसिबल है जब इसकी अवेयरनेस हम हर पर्सन तक पहुंचा सकें। जब सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को हम अवेयर कर देंगे तभी हम इस सोसाइटी को साइबर सिक्योर सोसाइटी बना पाएंगे। अदरवाइज अगर आप जानकारी अपने तक सीमित रखेंगे तो आपके साथ ना होकर दूसरे के साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर विजिल रहना है, और अगर इतना सब होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ठीक? ऐसे केस में सबसे पहली चीज होती है कंप्लेंट करना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोशिश कर रही है सरकार, अभी सब में नहीं हुआ है लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाने बनाए गए हैं जहां पर साइबर केसेस रजिस्टर करे जाते हैं। किसी भी तरह का अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइबर थाने में जाके उसकी कंप्लेंट दर्ज करानी है। और साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से भी आप इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यहाँ पर जाकर भी आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पर पूरा उसका विवरण दे सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ साझा करिए। एंड सेकंड थिंग, एक चीज और ध्यान रखिए कि जितनी जल्दी आप साइबर केस रजिस्टर करते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपका पैसा वापस मिलने के। क्योंकि साइबर फ्रॉड के केस में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति ने तुरंत निकाल लिया, ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है हमारे मनी का। एक व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकला वो दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें से करते हुए 2 या 3 दिन के बाद वो अकाउंट से निकाल लिया जाता है। क्योंकि बेनिफिशियरी ऐड करने में उन सब में भी टाइम लगता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 2 दिन तक इंतजार करना ज़्यादा अच्छा है तो ऐसे ही गलती मत करिए। जितनी जल्दी हो सके
उसकी कंप्लेंट दर्ज कराइए। और बैंक के पास भी पावर्स होती हैं, अगर आपकी कंप्लेंट जाएगी तो ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करके क्या होगा, आपका पैसा वापस दिलवा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद जाके बैंक को कंप्लेंट कर रहे हैं कि हाँ मेरे 2 लाख रुपए निकल गए, तब तक तो कब से का पैसा वो निकाल के जा चुका होगा, आप ढूंढते रहिए किस व्यक्ति को। तो यहाँ पर आपको सबसे जल्दी कंप्लेंट दर्ज कराना। नेक्स्ट, एक नंबर भी भारत सरकार ने यहाँ पर जारी किया है, गृह मंत्रालय ने। ये नंबर हमेशा याद रखिए, 1930। किसी भी तरह का अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, कोई भी व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हुआ है, तो आपको क्या करना है, 1930 नंबर को डायल करके अपने साथ हुई घटना की जानकारी देनी है। जितनी जल्दी आप जानकारी देंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपका पैसा वापस मिलने। ठीक, तो आप इस नंबर पे भी सूचना दे सकते हैं, या फिर जैसे इससे पहले मैंने बताया cybercrime.gov.in, इस साइट पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारी वहाँ पर दे सकते हैं कि आपके साथ कौन सा फ्रॉड हुआ है, कैसे हुआ है, ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द आपको वापस दिलवाया जाए। और जैसे जैसे बोलते ना, उसको पीछे से आप लोग कहते रहेंगे। ठीक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि घर, कार्यालय, स्कूल में ऑनलाइन साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करके संभावित साइबर अपराधों या ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ खुद को अपने परिवार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए जागरूक और सतर्क रहूंगा। हमेशा पासवर्ड को लेकर सावधानी बरतने और उन्हें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करने एवं विभिन्न खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करते हुए उन्हें समय समय पर बदलता रहूंगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन, ओटीपी जैसे वित्तीय विवरणों को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। अपने व्यक्तिगत और निजी विवरणों को जैसे चित्र, पूरा नाम, जन्म तिथि, स्कूल का पता, माता पिता का विवरण आदि को खुलेआम प्रकाशित या सभी के साथ साझा नहीं करूंगा। ऑनलाइन आने वाले संदिग्ध लिंक, ईमेल अटैचमेंट, विज्ञापन, फ्री ऑफर, फ्री एंटीवायरस आदि पर क्लिक करने से पहले विचार करूंगा। साइबर शरारतों, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ या अपमानजनक टिप्पणियां करने या पोस्ट करने से परहेज करूंगा। अपने समुदाय के मित्रों, परिवार और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और साइबर सुरक्षा की आदतों को अपनाऊंगा। सभी के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने में भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाऊंगा। मैंने शपथ ली। सर, मेरा नाम विवेक कुमार और मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। तो फिलहाल जैसे जो हमारे गूगल अकाउंट्स वगैरह होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा कोई उनमें हमारे पासवर्ड्स को मतलब ब्रेक कर लेता है। कई बार किसी के उस टाइप के पासवर्ड्स बनाते हैं जो कि कई बार ब्रेक हो जाते हैं और हम किसी को कई बार बता देते हैं, तो वो उनका गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो
जैसे कई बार होता है कि हम मेल्स हमारे पास मेल्स तो आते हैं लेकिन हम मेल्स को नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या मतलब करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विवेक आपने। आपको क्या करना है, पहली चीज की एक हैबिट बनानी है कि अपनी जो मेल आपके पास आ रही है, इनबॉक्स जो आ रही है, उसको आप चेक करिए। साथ ही साथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो जो आपका जीमेल अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, उसमें आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखिए। जब भी कोई अनजान व्यक्ति अपनी डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो आपके पास एक ऑथेंटिकेशन का मैसेज आएगा, क्या आप ही एक्सेस कर रहे हैं या कोई और व्यक्ति, आपके मोबाइल फोन पर वो मैसेज आएगा। उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर भी वहाँ पर रजिस्टर करना होगा। जब भी कोई व्यक्ति वहाँ पर अगर उसको एक्सेस करेगा तो आपके मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा, और अगर आप चाहें तो OTP मंगा के भी वहाँ पर लॉगिन किया जा सकता है। तो ये आपके जो खाते हैं, जो आपके ईमेल अकाउंट है, इसको और अधिक सुरक्षित करें। लेकिन थोड़ी सी हैबिट आपको बनानी पड़ेगी कि आप मेल्स अगर चेक करते रहें, नोटिफिकेशन 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें, ताकि अननोन एक्सेस कहीं से भी ना हो। ठीक है विष्णु। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विष्णु है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे आजकल क्या है कि फिशिंग लिंक बहुत ज़्यादा आती है, तो बाय चांस अगर कोई क्लिक कर देता है तो मतलब क्या वो लिंक कितनी स्ट्रांग हो सकती है कि बिना परमिशन के भी हमारी डिटेल्स चली जाएँ? जैसे कि होता है कि अगर हम परमिशन देते हैं तो कैमरा एक्सेस चले जाता है, माइक्रोफोन एक्सेस चले जाता है, लोकेशन वगैरह काफ़ी सारी डिटेल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विष्णु आपने। आपको बता दें, नॉर्मली हम लोग एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम लोग प्ले स्टोर पे गए, एप्लीकेशन डाली, इंस्टॉल बटन क्लिक किया, उसके बाद ओके 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 नेक्स्ट 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 ओके डन, ऐसे करते हैं। 5% लोग भी ऐसे नहीं है जो उसको पढ़ते हो कि वहां पर क्या परमिशन मांगी जा रही है। वो आपसे पूछता है आपका कैमरा एक्सेस कर लें, ओके, आपकी कॉन्टैक्ट बुक एक्सेस कर लें, ओके, आपकी फोन गैलरी एक्सेस कर लें, ओके, GPS लोकेशन, ओके, हर एक चीज में हम ओके कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम खुद ही वहां पर परमिशन देते जा रहे हो थर्ड पार्टी एप्स को कि आप उस एप्लीकेशन के जरिए हमारी निजी जानकारी ले सके। ऐसा कहीं नहीं होता। आप अगेन मैं ये कहूंगा कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो रखी है माइंड की, हमें लगता है कि हमने नो कर दिया तो एप्लीकेशन सही से काम नहीं करेगी, हमने गेम में नो कर दिया तो गेम सही से काम नहीं करेगा, हमारी पावर नहीं मिलेगी, हमारा प्लेयर ढंग से खेलेगा नहीं। ऐसा नहीं है। जो जानकारी आपको लगता है कि ये साझा नहीं करनी चाहिए, ये जानकारी इस ऐप के साथ साझा नहीं करनी है, आप उनको डिनाई कर दीजिए। या तो वो ट्रस्टेड सोर्स की ऐप हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप हो, आप बेझिझक होकर वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी ऐप्स पर आपकी परमिशन मांगी जा रही है तो बहुत सोच विचार करने के बाद ही आप परमिशन दीजिए। और ऐसा नहीं है आप परमिशन नहीं देंगे तो वो ऐप काम नहीं करेगी, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए। वो ऐप फिर भी काम करती रहती हैं। एक दो ऑप्शन हो सकता है कि उसमें काम ना कर रहे हैं, लेकिन बाकी वो पूरी ऐप काम करती रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आपको परमिशन नहीं देनी है तो आप उसका कोई अल्टरनेटिव वर्जन भी ढूंढ के निकाल लीजिए ऐप का, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है विष्णु? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम वरुण है और मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और फॉर एग्जांपल जो हम लैपटॉप बाय करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। अब क्या करते हैं, जैसे लिनक्स अगर किसी को यूज़ करना है तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। हम उसको लिनक्स की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके ISO फाइल और फिर इंस्टॉल करते हैं। यूजुअली क्या होता है, लैपटॉप में एक ऑप्शन होता है सिक्योर बूट का, अगर वो सिक्योर बूट ऑन रहता है तो लिनक्स इंस्टॉल नहीं होता, वो होने ही नहीं देता। और अदरवाइज सबसे पहले तो क्या होता है कि फाइल डाउनलोड नहीं होने देता, और जो विंडोज का फायरवॉल होता है तो फिर हम उसको ऑफ करके डाउनलोड करते हैं। उसके बाद फिर हम सिक्योर बूट को डिसेबल करके लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। तो सर क्या ये हमारे लिए सेफ है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि नई नई चीज़ सीखना भी चाहते हैं, एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, और ये सीखना और एक्सप्लोर करना गलत भी नहीं है, लेकिन हम इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो बेटा यहाँ पर क्या है, वर्चुअल बॉक्स वीबॉक्स है, उसको आप इंस्टॉल करिए। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद आप लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे तो विंडोज़ के अंदर ही एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, और जो भी आप यहाँ पर
लिनक्स की कमांड रन करना चाहते हैं या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, वो आप इसके थ्रू वहाँ पर कर पाएंगे। सर एक्चुअली क्या होता है, जैसे वर्चुअल बॉक्स है तो उसमें एक्सेसिबिलिटी इश्यूज बहुत है, तो उस वजह से हम वर्चुअल बॉक्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लोर कर पाते। बिल्कुल, वो चीज़ आपकी कहनी सही है। उस केस में आपको क्या करना होगा, एक फ्री स्पेस अपने मोबाइल उसमें डिवाइस के अंदर क्रिएट करिए। फ्री स्पेस पे एक सेपरेट लिनक्स इंस्टॉल अगर आप करना चाहें तो फ्री स्पेस पे इंस्टॉल करिए, चाहे वो फेडोरा कोर हो जाए या कौन सी आपके आती है रेड हैट, उसको आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके जरिए आप एक्सेस करेंगे तो इनिशियल जिस समय बूट हो रहा होगा उस समय ही वो आपसे परमिशन मांगेगा कि आपको लिनक्स पे उसको बूट करवाना है मशीन को या आपको विंडोज पे बूट कराना है, तब आप उसको करा पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम आपको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आपने बहुत धैर्य के साथ सुना है इस कार्यक्रम को। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमारे निदेशक महोदय, कार्यकारी प्रधानाचार्य श्री राजकुमार जी, आईटी सेक्टर के हमारे यहाँ आज उपस्थित हैं श्री अंकुर वर्मा जी, और साथ में ही हमारे अध्यापकगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे धैर्य के साथ उन्होंने भी सुना है छात्रों के साथ साथ। और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी आज के हमारे विशेष अतिथि। आप सभी हमारे विशेष अतिथि का नाम जानते हैं, श्री निखिल रंजन जी। इन्होंने पहले भी NIVH में एक कार्यक्रम साइबर सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन पूर्व में किया है और आज भी उन्होंने अपनी बहुमूल्य जानकारी आपको और हमें प्रदान की है। मैं विशेष रूप से श्री निखिल रंजन जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज हमें प्रदान किया। और जैसा कि पहले ही अंकुर सर आपको बच्चों बता चुके हैं कि जो हमारे साथ श्री निखिल रंजन जी हैं, वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हरिद्वार में सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हैं। आज से पहले उन्होंने तकरीबन, मैं इनके बारे में डिटेल्स जब पढ़ रही थी सर के बारे में, तो तकरीबन इन्होंने एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में 4500 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को साइबर सुरक्षा, डाटा प्रोटेक्शन, ई वेस्ट मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट्स और ई गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता प्रदान की है। साथ ही कम्युनिटी के लिए भी सर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने 1000 से अधिक सीनियर सिटीजन्स और हाउसवाइफ्स को डिजिटल अवेयरनेस के लिए ट्रेन किया है। सर को साथ में एक और खास बात जो सर के बारे में है, सर ने 22 से अधिक रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए हैं और 8 से अधिक ई बुक्स का प्रकाशन भी किया है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर वर्तमान समय में पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज का जो भी एक जागरूकता अभियान सर की तरफ से या हम कहें प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया, वो हम सभी के लिए कक्षा 7 से 12 के छात्रों के लिए बहुत ही बहुमूल्य रहा। सर धन्यवाद, आपको विशेष धन्यवाद। Like, share and subscribe.